हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? तो अभी तक हमने जो देखा है वो बेसिक्स में आता है रिएक्ट के बारे में। एंड आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाली है, वो है फंक्शनल कंपोनेंट के ऊपर। ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है रिएक्ट जेएस में। ऐसा ही मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी चीज़ें हम लिखेंगे रिएक्ट में, जो भी हम कोड करेंगे, ठीक है ठीक है, वो फंक्शनल कंपोनेंट में 99% होंगी। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? अगर मैं कंपोनेंट्स के ऊपर देखूं तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, राइट। फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक JSX रिटर्न करता है। JSX आपको अच्छे से मालूम चल गई होगी अभी तक क्या है। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट एंड हायर ऑर्डर कंपोनेंट। आज हम देखेंगे फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हैं डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लूँ। रिएक्ट सीरीज़ को मैं ओपन करता हूँ अपने बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर में कोड डॉट से। ठीक है, एंड इस चीज़ को आज हम देखते हैं। तो मैंने दो यहाँ पे फोल्डर बना रखी है, एक है मेरे पास जस्टिंग का और एक है मेरे पास प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट वाले में हम स्क्रैच से सारी चीज़ें देख रहे हैं और आगे जब हम प्रोजेक्ट कवर करेंगे तो इस प्रोजेक्ट में करेंगे। ठीक है, इस फोल्डर में करेंगे। लेकिन जब कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में हो गया, हुक्स के बारे में हो गए, और सारा हम कहाँ पर फॉर्म करेंगे? इस वाले फोल्डर में। ठीक है, ताकि मुझे बेसिकली ऑलरेडी सब चीज़ मिली हुई हो एंड मैं बस अपनी चीज़ों को परफॉर्म करूँ। ठीक है, आप भी ऐसा ही करना। ये सीखने का बहुत ही एफिशिएंट तरीका मैं बता रहा हूँ। ओके, प्रोजेक्ट आप स्टार्टिंग से बनाओ, स्क्रैच से बनाओ, लेकिन जब आप कुछ प्रैक्टिस करनी है आप दूसरा फोल्डर क्रिएट करके करो। ठीक है, अभी किस में हूँ मैं? रिएक्ट सीरीज़ में हूँ वाले फोल्डर में। अब क्या करूँगा मैं? CD टेस्टिंग में आ गया, वापस CD रिएक्ट 1। ठीक है, CD का मतलब चेंज डायरेक्टरी, मैं डायरेक्टरी चेंज कर रहा हूँ, मतलब फोल्डर चेंज कर रहा हूँ अभी के लिए। ओके, अब मैं यहाँ से अगर npm स्टार्ट करूँ, npm स्टार्ट एक कमांड है और इस कमांड से क्या होता है? हमारा रिएक्ट का जो एप्लीकेशन है वो रन करता है। ठीक है, ये कमांड हमारे स्क्रिप्ट्स में डिफाइंड है ऑलरेडी। एंड यहाँ पे मैं इस चीज़ को देखो, 3000 बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है रिएक्ट का, ये आपको याद होनी चाहिए। ओके, ये जब तक स्टार्ट होता है हम थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन कर लें। ओके, बेसिक इंट्रोडक्शन में मैंने ऑलरेडी सारा कुछ क्लियर आउट करवा दिया है। यहाँ पे आप पब्लिक में जाओ, आप SRC में जाओ, सारा कुछ। ठीक है, अगर इस चीज़ को देखो, ये खुल गया हेलो ब्रदर्स। अब अगर आपको ये आइकन चेंज करना है, मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा। ओके, अगर आपको ये आइकन चेंज करना है, अगर ये आइकन आपको चेंज करनी है, ठीक है, तो अभी कोई सा भी ले लेते हैं। ठीक है, अभी कोई सा भी आइकन हम उठा लेते हैं एक इमेज के फॉर्म में। लेट्स से ब्रांड्स ले लेते हैं कोई भी। ओके, एंड यहाँ पे ब्रांड लोगो। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, हमें कुछ एक चाहिए। ओके, हमें कुछ एक चाहिए, कुछ एक सिंगल। ओके, सिंगल ब्रांड लोगो अगर करें तो मुझे बस एक लोगो चाहिए जो हम एम्बेड कर सके यहाँ पे इस रिएक्ट आइकन के जगह पे। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम? लेट्स से मेरे पास कुछ और देख लेते हैं, कुछ होगा ही मेरे पास। ठीक है, मैं क्या करूँगा, अपने गैलरी खोलूँगा एंड यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं। ओके, मेरे पास कोई भी एक इमेज है, इमेज वैसे तो है नहीं बट मैं कोई भी एक ले लेता हूँ। ठीक है, ये इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, कट अगर हो तो। ठीक है, एंड यहाँ से कट करने के बाद हम डेस्कटॉप में जाएंगे एंड यहाँ पे आप आ जाओ रिएक्ट सीरीज़ में, टेस्टिंग वाले फोल्डर के अंदर रिएक्ट 1 में, पब्लिक वाले में आपको जाके पेस्ट करना है। ठीक है, और इसको रीनेम कर देना है, आपको लोगो रीनेम कर देना है। ठीक है, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ, आप कर लेना खुद के हिसाब से। ओके, अब आपको क्या करनी है चीज़ें, यहाँ से आ जाओ पब्लिक वाले में। ओके, अब यहाँ लोगो डॉट JPG दिख रही है आपको? ठीक है, ठीक है, फेविकॉन डॉट आइको जो है, फेविकॉन डॉट आइको जो है उसको आप डिलीट कर दो।
उसको आप डिलीट कर दो एंड लोगो डॉट जेपीजी जो है उसको रीनेम करके आप कर दो फेविकॉन डॉट आइको। ठीक है, ठीक है, इसको आप फेविकॉन डॉट आइको अगर कर दोगे तो क्या होगा हमारी चीज़ें, तो ये क्या होगा, रिफ़्रेश करो, देखो चेंज हो गया वो हमारा ऊपर। तो सारी चीज़ सिंपल है और मैं चाहता हूँ हर एक चीज़ देखो। टाइटल भी अपन चेंज करते हैं, ये बेसिक हमारा वो लोगो टाइप से था एंड यहाँ पे अगर टाइटल चेंज करना है तो आपको पता ही है, छोटी छोटी चीज़ें ये तो खुद से भी कर लोगे। लर्निंग रिएक्ट फ्रॉम स्क्रैच लिख लेना, लर्निंग रिएक्ट ही काफ़ी है। ओके, तो ये सारा चीज़ खुद से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को हटाओ। अब ध्यान से सुनना, एंट्री फाइल कौन सी होती है। ठीक है, एंट्री फाइल जो हमारे पास रिएक्ट में होती है वो कौन सी होती है, इंडेक्स डॉट जे एस। आप लिख लो ये चीज़ को। ठीक है, एंट्री फाइल इन रिएक्ट जे एस क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास एंट्री फाइल, एंट्री फाइल इन रिएक्ट जे एस कौन सी है, इंडेक्स डॉट जे एस। ऐसे इंडेक्स डॉट जे एस आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इंडेक्स डॉट जे एस ही है, आप खुद से इसको रीनेम करो इस फाइल को। ठीक है, वो एंट्री फाइल होगी, मतलब एक मेन होना चाहिए जिसमें कि हम सारा कुछ अपना लॉजिक लिखें। ओके एंड ठीक है, एंट्री फाइल इंडेक्स डॉट जे एस होती है, लेकिन सर्विंग फाइल कौन सी होती है, एक होती है ये एंट्री फाइल और एक होती है आपकी कौन सी, सर्विंग फाइल। कौन सी फाइल, सर्विंग फाइल। सर्विंग फाइल का मतलब जो फाइल को आप सर्व कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं हम, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। समझ आ गई, जो फाइल सर्व होती है वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, मतलब जो रेंडर होगी, जो बेसिकली रेंडर होगी हमारे डॉम पे वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, लेकिन जो मेन लॉजिक फाइल कौन है, इंडेक्स डॉट जे एस। समझ आ गई चीज़ें, इंडेक्स डॉट जे एस हमारा कौन सा, एंट्री फाइल या फिर आप मेन लॉजिक फाइल बोल लो, मेन लॉजिक फाइल इन रिएक्ट जे एस। ठीक है, ये चीज़ हमने देख लिया। छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना स्टार्ट करो आप। ओके, अब देखो, अब इस सब चीज़ को मैंने हटा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, इंडेक्स डॉट सी एस एस को भी अगर आप चाहो तो हटा दो, बाद में अपन लिंकिंग वगैरह कर लेंगे। ठीक है, इसको हटाओ, क्लियर आउट करो। ऐप डॉट सी एस एस को पूरा क्लियर आउट करो, अपने को एकदम स्क्रैच से जब देखना है तो इस चीज़ को हटा ही दो। ओके, हम हैं एंट्री फाइल में, एंट्री फाइल कौन सा, इंडेक्स डॉट जे एस, इंडेक्स डॉट जे एस बोलना मत इस चीज़ को। ओके, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं बताता हूँ इंडेक्स डॉट जे एस में ये सब चीज़ जो लिखी हुई है शायद ये आपको समझ ना आए, आपको समझ ना आए, लेकिन मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि ये लाइन आपको, ये दो लाइन, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने ये रूट क्रिएट किया था रिएक्ट में और रेंडर भी करवाया था। ठीक है, रेंडर भी करवाया था। ओके, अब स्टार्टिंग से देखो, हम सबसे पहला एरिया कौन सा होता है, मैं एरिया वाइज डिफाइन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो एरिया होता है वो हमारा इंपोर्टिंग एरिया होता है। इंपोर्टिंग एरिया मतलब जहाँ, ऐसा एरिया जहाँ पे हम कुछ इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, हम अपनी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करते हैं। हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, रिएक्ट, फ्रॉम रिएक्ट। अब ये रिएक्ट वाला जो लाइब्रेरी है, रिएक्ट वाली जो पैकेज है, ठीक है, वो कहाँ से आ रही है, मैंने सीडीएन तो इंक्लूड नहीं कर रखा कहीं पे, मैंने सीडीएन लिंक्स इंक्लूड नहीं किया। अब जो ये रिएक्ट वाली पैकेज आ रही है वो इस बगल में पड़े नोड मॉड्यूल से आ रही है। इसमें आप जाओ, इसमें आपको रिएक्ट मिल जाएंगे नीचे। ठीक है, आपको यहाँ पे रिएक्ट मिल जाएंगे, आप खोज लेना। तो सारी पैकेजेस जो आ रही हैं वो नोड मॉड्यूल से आ रही हैं अब अपने पास। ओके, फिर रिएक्ट डॉम भी यहीं से आएगा, रिएक्ट डॉम। अगर आप देखोगे तो रिएक्ट डॉम ही लाइब्रेरी है जो मुझे चाहिए, लेकिन अब जो है ना, अगर आप रिएक्ट डॉम सिर्फ लिखते हो तो ये एरर देगा मुझे। क्यों? क्योंकि अब रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट से हमारा जो
एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है, मतलब रिएक्ट डॉम वाला लाइब्रेरी मेरा मेन लाइब्रेरी फाइल है, लेकिन अब जो एक्सपोर्ट होता है रिएक्ट डॉम से, वो रिएक्ट डॉम से नहीं होता, रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट से होता है। तो ये दोनों चीज़ें आप दिमाग में रखो। एंड कहाँ से आ रही है मेरे पास, ये नोड मॉड्यूल से आ रही है, पास में से। ओके, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ लाइब्रेरीज़ को। तीसरी चीज़ इंडेक्स डॉट सी एस एस, पता ही है आपको कि बगल बाजू से ला रहे हैं इंडेक्स डॉट सी एस एस, ये रहा हमारे पास। ओके, एंड इम्पोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप। अब ऐप क्या है, ध्यान से सुनो। ऐप एक हमारे पास कंपोनेंट है। ऐप हमारे पास क्या है, एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्या होता है, एक रीयूजेबल कोड होता है। समझ आ गई। सबसे स्क्रैच में मेरे पास एक कंपोनेंट है जिसका नाम ऐप है। और ये इस डॉट स्लैश का क्या मतलब है, डॉट स्लैश का मतलब है रिलेटिव एड्रेस। मतलब ऐप वाला जो कंपोनेंट है वो आसपास कहीं मौजूद है, आप खोज लो। इंडेक्स डॉट जे एस पे हैं अभी हम, इंडेक्स डॉट जे एस यहाँ पे है। मुझे कहाँ से फाइल लानी है, कहाँ से कंपोनेंट लाना है, ऐप डॉट जे एस में। तो आप डॉट स्लैश से खोजो, आस पड़ोस में आपको ऐप डॉट जे एस मिल जाएगा, आप इंपोर्ट कर लो। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है। अब देखो, मैं एक रूट क्रिएट कर रहा हूँ, और आपको याद होगा कि हम रूट कैसे क्रिएट करते हैं रिएक्ट में, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो। ठीक है, हम क्या करते हैं, रिएक्ट डॉम। हम रिएक्ट यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम रिएक्ट डॉम करेंगे, क्योंकि डॉम मैनिपुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, हम रेंडर करवा रहे हैं चीज़ों को ब्राउज़र पे, तो रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी चाहिए मुझे। डॉट क्रिएट रूट। अब ये डॉट क्रिएट रूट क्या है, क्रिएट रूट एक एपीआई है जो ब्राउज़र को समझ आ रही है। मैंने क्या बोला था, ब्राउज़र के पास दो चीज़ें होती हैं, एक जावास्क्रिप्ट इंजन, एंड जावास्क्रिप्ट इंजन के साथ साथ उसके पास एक सुपर पावर्स होती है जिसको हम बोलते हैं एपीआईज। तो ये क्रिएट रूट एक एपीआई है, और इस एपीआई के अंदर हम क्या बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में पूरे डॉम में खोजो गेट एलिमेंट बाय आईडी, कोई ऐसा आईडी खोजो जिसका आईडी रूट हो, एक कोई ऐसा एलिमेंट खोजो जिसका आईडी रूट हो। इसका ये मतलब है कि पूरे डॉक्यूमेंट में, पूरे डॉम में एक ऐसा एलिमेंट खोजो जिसका आईडी रूट हो। ठीक है, इसका आईडी रूट हो, और उस चीज़ को लेके आप एक रूट क्रिएट करो। ठीक है, आप एक रूट क्रिएट करो एंड उस रूट को रेंडर करवा दो, रेंडर करवाओ। रेंडर का मतलब रिटर्न, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रेंडर मीन्स रिटर्न। ठीक है, या फिर आप इसको माउंटिंग भी बोल सकते हो, माउंटिंग। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये काफ़ी मतलब ट्रेंडिंग में चलती हैं। आपसे इंटरव्यूअर घुमा के पूछ लेगा कि माउंटिंग क्या होता है, रेंडर क्या होता है, तो फंसना मत इस चीज़ में। ओके, रेंडर का मतलब रिटर्न करवा रहे हैं हम, सिंपल। एंड यहाँ से आप स्ट्रिक्ट मोड हटाओ पहले। ठीक है, ये चीज़ आपको परेशान कर सकती है कि भाई ये क्या है, तो ये नहीं भी इंक्लूड करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अपन इसको सेव करवाए तो भी हो जाएगा ये। तो मैं क्या करवा रहा हूँ, ये देखो, ये मैंने क्या बोला, डॉक्यूमेंट में डॉम पे एक एलिमेंट खोजो जिसका आईडी रूट हो, तो मुझे मिल गया। मैं कहाँ जाऊँगा, अपने पब्लिक वाले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। यहाँ आप खोजो रूट कहाँ पे है, ये मिला रूट अपने को। नो स्क्रिप्ट वाला हटाओ यहाँ से, नो स्क्रिप्ट वाला कोई काम का नहीं है। डेव, मुझे एक डेव मिला जिसका आईडी रूट है। तो सारा चीज़ देखो, रिएक्ट में जितना हम कोड करेंगे, ध्यान से सुनो इस बात को, रिएक्ट में जितना भी हम कोड करेंगे वो इस रूट के अंदर होगा। ठीक है, तो जितने भी कंपोनेंट्स बनाएंगे, जितनी भी कोडिंग होगी ना, वो इस डिव के अंदर होंगी, वो इस आईडी के अंदर होंगी। समझ आई चीज़ें? इसीलिए तो हम उसको सिंगल पेज बोलते हैं भाई। सिंगल पेज का क्या मतलब होता है, एक ही पेज में आपका सारा चीज़ लोड हो रहा है, एक ही डेव में सारा कुछ लोड होता है। ठीक है, एंड रूट डॉट रेंडर में क्या करवा रहा हूँ, अपना एक कंपोनेंट। इसको, ये क्या है, ये हमारा एक कंपोनेंट है। ये क्या है, कंपोनेंट है, राइट। समझ आ गई चीज़ें? अब अगर आप देखो तो अभी भी ये काम कर रहा है, हेलो ब्रदर्स। समझ आ गई चीज़ें? आ गई चीज़ें। अब ये क्या है, ये कंपोनेंट है, आपको पता है। तो आ जाओ इस कंपोनेंट में, इसका देखते हैं कंपोनेंट क्या है। इस चीज़ को हटा दो पहले, इस चीज़ को मैं हटाता हूँ। अपन को देखना है फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, तो इसको मैं अगर, ठीक है, इसको अपन खुद से क्रिएट करते हैं। हम खुद से क्रिएट करते हैं ऐप डॉट जे एस वाला कंपोनेंट। तो आपको पता है कंपोनेंट क्या होती है। आज हम देखेंगे फंक्शनल कंपोनेंट।
ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट। तो फंक्शनल कंपोनेंट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे भी इंक्लूड कर दूँ थोड़ा सा। व्हाट डू मीन बाय फंक्शनल कंपोनेंट? ओके, फंक्शनल कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट क्या होती है? आप लोग सोच रहे हो यार ये तो समझ नहीं आता या काफ़ी हार्ड होगी चीज़ें। नहीं, इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट नहीं बोलना, स्क्रिप्ट बोलना ताकि याद रहे। जावा स्क्रिप्ट नहीं, जावा स्क्रिप्ट फंक्शन। इट इज़ अ जस्ट अ नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट फंक्शन which returns a JSX। भाई साहब समझ आई चीज़ें? फंक्शनल कंपोनेंट एक ऐसा सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जो एक JSX को रिटर्न कर रहा है। अपने को बहुत हाई लेवल डेफिनेशन नहीं बताना इंटरव्यूअर को, बस इतनी बतानी है कि काम चल जाए और मैं फंसूँ ना। ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है? अ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन। इसको डिफाइन करने का दो तरीका है। ठीक है, मैं लिख दूँ पहले, देयर आर टू वेज टू डिफाइन फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, पहला तरीका हम देखेंगे, पहला जो तरीका देखेंगे वो है ओल्डर वे। सेकंड है कौन सा? न्यूअर वे। ठीक है, पुराना तरीका और नया तरीका, दो तरीके से हम अपने चीज़ों को रिटर्न कर सकते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट बना सकते हैं। पुराना तरीका क्या है? आप एक फंक्शन लो, ठीक है, फंक्शन का नाम ऐप देना है। हाँ, यहाँ एक और चीज़ है, यहाँ पे ये वाला जो नाम आप डिफ़ाइन करोगे ना, फंक्शन का नाम, ये जो फंक्शन का नाम है ऐप, और यहाँ जो आप फंक्शन का नाम लिख रहे हो, ये दोनों मैच करनी चाहिए। ठीक है, मैं लिखूँगा, अभी लिख देता हूँ, बट पहले कर लेते हैं ये चीज़। ठीक है, तो ये ओल्डर वे है अपने पास, यहाँ पे ये हो गया। ये अब क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा हमारे पास एक JSX को, ये एक JSX को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो रिटर्न क्या करवा सकते हैं हम? कुछ भी मान के चलो, H1 करवाते हैं अपन, हेलो आई एम अ ओल्डर JS फंक्शन। ठीक है, ओके, आई एम अ ओल्डर JS फंक्शन। ठीक है, ये काम हो गया। अब इस चीज़ को मैं क्या करूँगा? अब इस चीज़ को देखो, पहला चीज़ आप नोट डाउन करो कि रूल्स फॉर डिफाइनिंग फंक्शनल कंपोनेंट। ऑलवेज स्टार्ट कंपोनेंट नेम विथ कैपिटल लेटर। ये भी बताना था मुझे कि जो भी आप कंपोनेंट का नाम स्टार्ट करोगे, उसका पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। ये है हमारा सबसे पहला रूल। सेकेंड रूल वही होगा कि नेम सेम होना चाहिए। रिटर्न तो करेगा ही, ठीक है, वो भी मैं पार्ट बताऊंगा, लेकिन सेकेंड क्या है अपने पास कि कंपोनेंट नेम एंड फाइल नेम शुड बी सेम। फाइल नेम जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं और कंपोनेंट नेम सेम होना चाहिए। समझ आ गई चीज़ें? समझ आई? तो ये दोनों रूल है हमारा फंक्शनल कंपोनेंट डिफाइन करने का। फंक्शनल कंपोनेंट नहीं, कोई भी कंपोनेंट डिफाइन करने का है। यहाँ से मैं फंक्शनल को हटा दूँ, कोई भी कंपोनेंट जब आप डिफाइन करते हो तो वो दो रूल अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जो चीज़ है, कोई भी फंक्शन में, आपको पता है फंक्शनल कंपोनेंट एक फंक्शन है नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का, तो इसमें तीन पार्ट होती हैं, ध्यान से समझना। इसमें तीन पार्ट होती है। पहला पार्ट जो होता है वो स्टेट्स का होता है, ठीक है, स्टेट और प्रॉप्स का, ये हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, बस आपको स्ट्रक्चर में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड जो पोजीशन होगी वो किस चीज़ की होगी? वो होंगी हमारे फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर क्या होता है, एक स्टेट हो जाएगा। ठीक है, स्टेट के बाद आ जाएगा, लेट्स से आप कुछ भी ले सकते हो, लेट्स से प्रॉपर्टी ले सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ले सकते हो, स्टेट, प्रॉपर्टीज़, एंड तीसरा एक रिटर्न फंक्शन, रिटर्न JSX। अभी तो JSX ले लो,
लेकिन यहाँ रिटर्न JSX मत लिखो, रिटर्न स्टेटमेंट लिखो, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन के अंदर 3 चीज़ें हमें इंक्लूड करनी पड़ती है। एक स्टेट होता है, प्रॉपर्टीज़ एंड रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो अभी तो ये डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं लिख के रख देता हूँ ताकि आपको याद रहे ये चीज़ें। एंड यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये चीज़ काम करेगी? क्या ये चीज़ काम करेगी? नहीं, ठीक है। मुझे पता है क्या दिक्कत है, वो बाद में देखेंगे अपन। अब आ जाओ, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, रूल्स क्या क्या हैं, ठीक है। और रूल्स डिफाइन करने के बाद क्या कर रही है अपने को क्या करना है, टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है। अब मैंने ये फंक्शन तो बना लिया, लेकिन इस फंक्शन को मुझे index.js पे भेजना है, ठीक है। मुझे index.js पे भेजना है इस कंपोनेंट को, तो भेजना है उसका क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्सपोर्ट। और लेना है उसको क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। तो अभी मुझे ये फंक्शन भेजनी है, तो मुझे एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो 2 तरीके के एक्सपोर्ट होते हैं, एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट और एक होता है नेम्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट और नेम्ड। डिफ़ॉल्ट में आप कैसे करते हो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में कैसे करते हो? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और ये फंक्शन नेम, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और फंक्शन नेम। ये कौन सा एक्सपोर्ट है? ये है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। अभी ये चीज़ काम करेगी, हेलो आई एम ओल्डर JS फंक्शन काम कर रही है परफेक्टली फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। और क्यों कर रही है? क्योंकि index.js में मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है ऐप को, ठीक है। ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है ऐप को, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ./app, ठीक है। अब दूसरे तरीके से अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूं, जो कि कौन होगा? वो नेम्ड एक्सपोर्ट होगा, नेम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे? एक्सपोर्ट्स डॉट मॉड्यूल, आप लिखते रहना इस चीज़ को, इज इक्वल टू ऐप। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम नेम्ड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स डॉट मॉड्यूल इज इक्वल टू ऐप। अब नेम्ड एक्सपोर्ट को इंपोर्ट करने का तरीका आप बस इस कंपोनेंट में कर्ली ब्रेसेस लगा दो। भाई साहब, आप तो बस इतना करो कि इसमें कर्ली ब्रेसेस लगा दो, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस लगा दो। अभी भी ये एरर दे रही है, ठीक है। एक्सपोर्ट ऐप इंपोर्टेड एज ऐप वाज नॉट फाउंड इन ./app, ओके। अपन इस चीज़ को देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं इससे इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं क्या? ऐप। यहाँ अपने को कर्ली ब्रेसेस लेने हैं, इसमें मैं ये चीज़ डिफाइन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है अपने को? यहाँ मैं कर रहा हूँ एक्सपोर्ट्स डॉट मॉड्यूल, ओके। हाँ, ये इसमें जब आप नेम्ड एक्सपोर्ट करोगे ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी एक रैप करके रख देता हूँ। इसको भी मैं अगर रैप करूँ तो क्या ये काम करेगा? नहीं कर रहा, अभी भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस चीज़ अगर काम नहीं कर रहा तो आप ये भी करो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। अब करो अगर एप्लीकेशन को आप, ठीक है, ऐप, ठीक है। अब ये काम करेगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू ऐप, ठीक है। यहाँ पे हम इंपोर्ट भी करा रहे हैं, ठीक है। अभी भी इसको नहीं मिल रही है, तो आप एक काम करो, इसको भी आप कर्ली ब्रेसेस में रैप करके देखो, ठीक है, ओके, ठीक है। एक काम करो, अभी के लिए अपन डिफ़ॉल्ट ही देखते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट, ये अपने पास जो था डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, ओके। एंड यहाँ पे आप वापस से जब आप डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हो ना, यहाँ से देखो, जब आप डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हो तो यहाँ पे अपने को कैसे करना रहता है? तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस चीज़ को ऐसा कर्ली ब्रेसेस में तो नहीं लेंगे। पहली बात, ये ऐसे काम कर जाएगा, ठीक है, ये काम कर रहा है। एंड इस चीज़ को आप एक और तरीके से कर सकते हो। ये तो डिफ़ॉल्ट
डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया है मैंने वहाँ से, तो यहाँ पे आप किसी भी नेम से उसको इंपोर्ट कर सकते हो। ऐप है, लेट्स से मैं कोडपैक से करता हूँ, मैं कोडपैक नेम से करूँ तो ये हो जाएगा, लेकिन आपको फिर वही नेम से यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, वो वार्निंग देगा लेकिन ये चीज़ें काम कर जाएंगी। ओके, आप किसी भी नेम से यहाँ करो इंपोर्ट। ओके, यहाँ पे लेट्स से ठीक है, आप किसी भी नेम से यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो अगर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट है फिर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में कोई भी नाम से करो चलेगा वो काम। लेकिन हाँ, अगर आपको नेम्ड एक्सपोर्ट करनी है, अगर आपको नेम्ड एक्सपोर्ट करनी है तो एक चीज़ और हम देख सकते हैं। नेम्ड एक्सपोर्ट में आप यहाँ लगा दो कॉन्स्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, सॉरी, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐसा लिख सकते हैं अपन। ट्राई करते हैं देखने की। फंक्शन इज़ नॉट अलाउड एज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन नेम। ओके, ठीक है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते, हम दूसरे तरीके से जब न्यूअर वे से देखेंगे तब हम ऐसा परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, अभी के लिए अपन इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दो, अभी के लिए इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दो। एंड यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट भेजते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। ठीक है, चीज़ें चल रही हैं, चलो बेस्ट है। दूसरा तरीका देखते हैं जो न्यूअर वे था। ये तो चलो ओल्डर वे है अपना, ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर दूं और अपना दूसरा तरीका देखते हैं चीज़ों को डिफ़ाइन करने का, फंक्शनल कंपोनेंट डिफ़ाइन करने का। तो दूसरा तरीका जो है वो हम क्या करेंगे, एक लेंगे डेटा टाइप, यहाँ पे नाम लेना है जो यहाँ पे आप डिफ़ाइन किए हो, एंड यहाँ हम यूज़ करेंगे फैट एरो फंक्शन। यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे इसको क्या बोलते हैं, एरो फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट है फैट एरो फंक्शन, ES6 में आया है ये, ECMAScript 6 में। एंड ये क्या है, कंपोनेंट का नेम है। ओके, एंड इसके अंदर ये पता है मुझे रिटर्न करेगा कुछ, रिटर्न क्या कर रहा है, JSX। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, JSX। ये HTML मत समझना आप, HTML लाइक सिंटैक्स है ये। एंड इस चीज़ को रिएक्ट में कन्वर्ट कौन करता है, रिएक्ट में कौन कन्वर्ट करता है, बाबेल। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा अभी, बस आप देख लो, बाबेल कन्वर्ट करता है इस चीज़ को। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को वापस से एक्सपोर्ट करूं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, ठीक है, तो भी ये काम करेगा, तो भी ये काम करेगा। तो दो तरीके देखे हमने, जिसमें से फर्स्ट ओल्डर वे था हमारे चीज़ों को डिफ़ाइन करने का, और दूसरा जो है वो नया तरीका है। ठीक है, दूसरा जो है वो नया तरीका है। तो ये हमने देखा है अभी के लिए फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है, दो तरीके कौन कौन से होते हैं। ओके, अब आप एक बात बताओ, अगर ये देखो, अगर मैं छोटा छोटा चीज़ और बता रहा हूँ, अभी हम यही देखेंगे, न्यूअर तरीका देख रहे हैं। अभी अगर मैं एक स्टेटमेंट रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न में मेरा एक स्टेटमेंट है, तो ये पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी है क्या, नहीं। ये पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी है क्या, नहीं। अगर एक स्टेटमेंट है तो आप इस चीज़ को रिमूव आउट कर सकते हो, आप इस चीज़ को रिमूव कर सकते हो। यहाँ से मैं सेव करूँ, अभी भी ये काम करेगा। तो जब एक स्टेटमेंट हो तो पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो, मान के चलो अगर मैं यहाँ एक और कुछ लेता हूँ, ठीक है, एक और कुछ लेता हूँ, H6 ले लेता हूँ लेट्स से, एंड यहाँ पे ले लो आई एम वेरी स्मॉल। ठीक है, आई एम वेरी स्मॉल लिखो। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, मुझे एरर दे रहा है कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट आप रिटर्न नहीं कर सकते। तो अगर एक से ज़्यादा रिटर्न स्टेटमेंट नहीं कर सकता तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक डिव यूज़ कर लूँगा, एक डिव यूज़ कर लूँगा मैं यहाँ पे। इसको कट करो एंड यहाँ पे आप इस चीज़ से पहले पेस्ट कर दो, यहाँ पे आप डिव यूज़ कर लो, तो ये अपने को एरर नहीं देगा। यहाँ पे आप देख लो आई एम वेरी स्मॉल। ठीक है, तो चीज़ें ये आई, और इसको करने का तरीका मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा क्योंकि अपने पास टाइम कम है। ठीक है, तो इस चीज़ को और हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है, चलो नेक्स्ट लेक्चर।